Welcome to Reliable Analysis. I am Dr. Ashok Kumar, going to explain fourth and last chapter of Economics, class 10. The name of the chapter is Globalization and the Indian Economy. ये लास्ट चैप्टर मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसके बाद जो फिफ्थ चैप्टर है कंज्यूमर राइट्स, उससे बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। वो फिफ्थ चैप्टर सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क के लिए है, यानी बोर्ड में जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका ये लास्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पर बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और इसलिए आप लोग ध्यान से इस चैप्टर का स्टडी कीजिए, राइट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। इस चैप्टर के ऊपर आप लोग ध्यान दीजिए और सबसे पहले इस एजुकेशनल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप डिफरेंट एजुकेशनल वीडियोज को अच्छी तरह से एक्सेस कर सकें, उसको स्टडी कर सकें। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, इसका हम लोगों ने इसके पिछले क्लास में एक और वीडियो इस चैप्टर पर रिलीज कर चुके हैं। उसमें ये हम बतला चुके हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन को कैसे एमएनसी इफेक्ट में लाता है, प्रैक्टिस में लाता है, एमएनसीज क्या होता है, एमएनसीज कैसे ग्लोबल बिजनेस कर लेता है, ये सब हम लोग पिछले क्लास में स्टडी कर लिए हैं। आज हम लोग को स्टडी करना है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, तो सबसे पहले मैं आपको लिबरलाइजेशन का डेफिनेशन बतलाना चाहता हूं। द रिमूवल ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। क्या समझे? द रिमूवल ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस और ट्रेड बैरियर्स फ्रॉम फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। यानी फॉरेन ट्रेड के ऊपर से और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर से जो स्टेट इंपोज रिस्ट्रिक्शन रहता है, यानी जो टैरिफ बैरियर रहता है, उसको हटाने को लिबरलाइजेशन कहा जाता है। सबसे पहले टैरिफ बैरियर क्या होता है या स्टेट इंपोज्ड रिस्ट्रिक्शन क्या होता है, इसका जिक्र आपके सामने करना चाहता हूं। तो स्टेट इंपोज्ड रिस्ट्रिक्शन का मतलब हुआ कि गवर्नमेंट फॉरेन ट्रेड को और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रेगुलेट करने के लिए फॉरेन इंपोर्ट के ऊपर हैवी कस्टम ड्यूटी लगा देती है। फॉरेन इंपोर्ट के ऊपर, यानी दूसरे देश से जो सामान आएगा उसके ऊपर अगर गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि सामान आए, तो कोई गवर्नमेंट क्या करती है कि हैवी कस्टम ड्यूटी यानी भारी सीमा शुल्क लगा देती है। तो नतीजा क्या होता है कि वो सामान इंडिया में आकर के काफी महंगा या किसी देश में जाकर के काफी कॉस्टली हो जाएगा ना। अब जैसे सपोज कीजिए कि चाइना से 100 रुपए का खिलौना चला इंडिया के लिए, इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं खिलौना का, क्योंकि चाइना से काफी तादाद में खिलौना इंडिया में बिकता है। तो चाइना से कोई खिलौना आ रहा है इंडिया में, अब उसके ऊपर 100%, 200%, 300% कस्टम ड्यूटी लगा दिया जाएगा। तो 100 रुपए का खिलौना अगर 300% कस्टम ड्यूटी लगा दिया जाएगा
तो 100 रुपए के खिलौने का इंडिया में आकर के दाम कितना हो जाएगा? 400 रुपया हो जाएगा। 300 रुपया तो कस्टम ड्यूटी हो जाएगा, 100 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, 400 रुपया हो जाएगा ना। अब बाकी और रिटेलर इत्यादि का फीस, ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज, यानी 500-600 रुपया उसका 100 रुपया का सामान 500 रुपया 600 रुपया में बिकेगा। अब बतलाइए कि इकोनॉमिक्स क्या कहता है? अगर किसी चीज का कीमत ज्यादा रहेगा तो वो सामान ज्यादा बिकेगा। इकोनॉमिक्स कहता है कि हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। यानी अगर कीमत ज्यादा है तो डिमांड कम हो जाएगा, और कीमत कम है तो डिमांड ज्यादा हो जाएगा। अब बोलिए कि चाइना से कोई खिलौना आ रहा है और उसके ऊपर 300% कस्टम ड्यूटी लगा दिया गया, तो वो बहुत सामान बहुत महंगा हो जाएगा इंडिया में, और वो सामान लगभग नहीं बिकेगा। पहले चाइना का खिलौना उतना नहीं आता था इंडिया में, लेकिन इधर कुछ वर्षों से पूरा मार्केट भरा हुआ रहता है चाइनीज खिलौनों से। इसका कारण है कि जो स्टेट इंपोज्ड रिस्ट्रिक्शंस था या जो ट्रेड बैरियर्स था, उसको गवर्नमेंट ने या तो हटा लिया या बहुत कम कर दिया। अब 300% से कस्टम ड्यूटी यानी सीमा शुल्क को घटा करके कर दिया जाएगा 5%, 10%। तो इसका परिणाम क्या होगा? 100 रुपए का खिलौना 5% कस्टम ड्यूटी लगेगा, 105 रुपया कीमत हो जाएगा। वो इंडियन मार्केट में आ जाएगा, वो सस्ता होगा और वो खिलौना बिकना शुरू हो जाएगा। समझे बात को? तो कौन सामान किस देश का आना है, कितना आना है, ये सब गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। कैसे रेगुलेट करती है? स्टेट इंपोज्ड रिस्ट्रिक्शन से। स्टेट मतलब गवर्नमेंट आप मानिए, तो स्टेट यानी कंट्री, तो स्टेट इंपोज्ड रिस्ट्रिक्शन के द्वारा, यानी कस्टम ड्यूटी इसका एक प्रमुख हथियार है। गवर्नमेंट और भी कई उपायों का सहारा लेती है फॉरेन इंपोर्ट को और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करने के लिए। गवर्नमेंट किसी सेक्टर में अलाउ ही नहीं करती है कि इन्वेस्टमेंट नहीं होगा या ये चीज का इंपोर्ट हो ही नहीं सकता है। सपोज कीजिए अब मोटर पार्ट्स है, तो गवर्नमेंट बैन कर देगी सीधे कि मोटर पार्ट्स का इंपोर्ट हो ही नहीं सकता है। अब इसका क्या परिणाम होगा कि मोटर पार्ट्स बाहर से आ ही नहीं सकता है। अगर मोटर पार्ट्स कोई मलेशिया में बिक रहा है 10 रुपया में, और वही मोटर पार्ट अगर इंडिया में बिक रहा है 100 रुपया में, तो आपके पास कोई उपाय नहीं है, आपको इंडिया का खरीदना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है इंपोर्ट को। इसको कहा जाता है स्टेट इंपोज्ड रिस्ट्रिक्शन। कोई भी कंट्री आरंभ में इस प्रकार का रिस्ट्रिक्शन, ट्रेड बैरियर लगाती है। आपको स्मरण दिलाना चाहते हैं कि दुनिया में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहां हुआ था? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल टुक प्लेस इन विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड? इंग्लैंड। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले हुआ। इंग्लैंड की सरकार ने भी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपनाया था, स्टेट इंपोज्ड रिस्ट्रिक्शन लगाया था, फॉरेन इंपोर्ट को मतलब कम करने के लिए हैवी कस्टम ड्यूटी लगा दिया था। और नतीजा हुआ था कि इंग्लैंड के लोगों को अपने ही कंट्री में जो फैक्ट्री नया नया इस्टेब्लिश हुआ था उसका सामान खरीदना पड़ा था। और इस तरह से जब धीरे धीरे इंडस्ट्री मजबूत हो गई इंग्लैंड की, तो जाकर के ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की पॉलिसी इंग्लैंड की सरकार अपनाने के लिए सोची। यानी कोई भी गवर्नमेंट
प्रारंभ में अपने इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए, उसको कंसोलिडेट करने के लिए प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी को अपनाती है। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। उस समय इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत कम था। गवर्नमेंट ने जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण से ट्रेड बैरियर का इस्तेमाल किया, ट्रेड बैरियर का इस्तेमाल किया, हैवी कस्टम ड्यूटी लगा दिया इंपोर्ट के ऊपर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जिसका नतीजा था कि देश के लोगों को देश के अंदर के सामान ही सिर्फ खरीदना था, देश से बाहर की चीजों को नहीं खरीदना था, क्योंकि बाहर की चीज खरीदिएगा तो उसका कॉस्ट इतना ज्यादा होगा कि आप खरीद नहीं पाइएगा। हमको याद है कि 1983 के वर्ल्ड कप में इंडिया की जीत हुई थी और उसके जस्ट बाद हुआ था ऑस्ट्रेलिया में बेंसन एंड हेजेज वर्ल्ड कप क्रिकेट का टूर्नामेंट, और उसमें भी इंडिया ने जीत हासिल कर ली थी। बेंसन एंड हेजेज कप में भी, उसमें रवि शास्त्री को मैन ऑफ द सीरीज मिला था और एक ऑडी कार मिला था, ऑडी नाम का कार। आजकल तो एक से एक कार है, मर्सिडीज और क्या क्या, ऑडी आजकल कुछ नहीं है, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि जिस समय ऑडी कार मिला था 1983 में, उस समय इंडिया के लिए ऑडी कार एक नाम सुन लेना ही काफी था। जो आदमी सुन लिया वो समझता था हम जानते हैं ऑडी कार भी होता है, ऐसा चीज था। क्योंकि उस समय तक इंडिया में स्टेट इंपोज रिस्ट्रिक्शन था, ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन था नहीं, तो इंडिया में बिकती थी वही पुराने मॉडल की कार। शायद आप लोग देखे भी नहीं होंगे, एम्बेसडर नाम का कार देखे हैं? एम्बेसडर, एम्बेसडर नाम का एक कार होता था, वही इंडिया में सिर्फ बिकती थी। काफी जो है मजबूत होती थी, काफी तेल खाता था, और वही कार इधर कुछ वर्षों पहले तक इंडिया के प्रेसिडेंट वगैरह उसी से चलते थे, एम्बेसडर कार से। तो कहने का मतलब है कि उस ऑडी कार के लाने में जो कस्टम ड्यूटी था वो इतना ज्यादा था कि ऑडी कार लाया ही नहीं जा सकता था। अब सवाल हुआ कि ये प्राइस है तो क्या किया जाए, इसको बाहर ही छोड़ दिया जाए, इसको लाएगा तो रवि शास्त्री ही बिक जाएगा उसको लाने में, कार को लाने में। तो गवर्नमेंट को एक अलग से ऑर्डर जारी करना पड़ा कि भाई जीत का गिफ्ट है तो इसको आने दो। इसके लिए एक ऑर्डर इशू करना पड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और तब जाकर के उसका कस्टम ड्यूटी ऑडी कार के ऊपर से खत्म करके तब इंडिया को लाया जा सका। कहने का मतलब है कि आजादी के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोटेक्शन की पॉलिसी अपनाई थी ताकि देश के उद्योग धंधे का विकास हो सके, बाहर से कंपटीशन का सामना नहीं करना पड़े इंडिया के अंदर के इंडस्ट्रियलिस्ट को। लेकिन ये ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता है। आप एक बात गौर कर रहे हैं कि इस सिस्टम में, पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन में फायदा किसको होगा? इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट को। और इस आपको पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन में घाटा किसको होगा? घाटा होगा आम लोगों को, कंज्यूमर को। जैसे आपको एक एग्जाम्पल बतलाए थे कि ये एग्जाम्पल 84 का था कि एक स्कूटर का नंबर हमारे टीचर को आ गया था, स्कूटर का नंबर। उस समय एक स्कूटर खरीदने के लिए नंबर लगाना पड़ता था और वह नंबर 8 बरस, 10 बरस, 15 बरस में आता था। तो हमारे टीचर को एक स्कूटर का नंबर आ गया था, तो वो 15 दिनों तक कुछ नहीं पढ़ाए किसी को, और जहां स्टूडेंट ट्यूशन पढ़ने के लिए गया या जहां भी कॉलेज में गए सर, हर जगह वही चर्चा करते थे कि हम बहुत बड़ा
लकी हैं कि स्कूटर का नंबर आ गया। आप इसका मतलब समझ रहे हैं कि उस समय कितना स्कार्सिटी था और कंज्यूमर का ऑप्शन कितना कम था। फायदा किसको हो रहा था? इंडस्ट्रियलिस्ट को। जो भी आम इमली बना दिया वो बिकना है, बजाज स्कूटर जो था वो सबको खरीदना है। लेकिन ये स्थिति सदा नहीं चल सकती है। 1991 आते आते गवर्नमेंट ने ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को अपनाया। फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर से जो रिस्ट्रिक्शन था उसको समाप्त कर दिया गया। जो एरिया प्राइवेट प्रोड्यूसर के लिए नहीं था, उस एरिया को, उस सेक्टर को प्राइवेट प्रोड्यूसर के लिए खोल दिया गया। जैसे टेलीकॉम, अभी आपको बता रहे थे कि एक टेलीफोन 1991 से पहले इंडिया में एक टेलीफोन लेने के लिए मिनिस्टर का खुशामद करना पड़ता था लोगों को। मिनिस्टर के रिकमेंडेशन के बाद एक टेलीफोन का लाइन मिलता था, नहीं तो नंबर लगाइए, पता नहीं 10 बरस 15 बरस के बाद मिलेगा। और उसका कॉल रेट भी काफी अधिक, काफी कॉस्टली। लेकिन जब 1991 के बाद ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई गई और टेलीकॉम सेक्टर को जब प्राइवेट प्रोड्यूसर के लिए खोल दिया, तो आज इसका क्या परिणाम है आप देख रहे हैं। आज इसका परिणाम यह है कि पहले इनकमिंग फ्री हुआ। जिस दिन इनकमिंग फ्री हुआ था मोबाइल में, तो उस दिन हम लोग कितना खुशी मनाए थे कि हम लोग बतला नहीं सकते आपको कि इनकमिंग फ्री हो गया, आप तो किसी से भी बात कर सकते हैं। और अंतोगत्वा मुकेश अंबानी ने जो है क्रांति लाया फिर दूसरी बार टेलीकॉम के क्षेत्र में, जबकि उसने आउटगोइंग को फ्री कर दिया। और अभी आउटगोइंग फ्री है। अब पैसा लगता कौन सी है? तो इंटरनेट का पैसा लगता है। पता नहीं एक समय आएगा जब इंटरनेट भी फ्री हो जाएगा, लेकिन वाईफाई तो आ गया है, लेकिन उसमें कुछ पैसा लगता है, वो भी पता नहीं फ्री हो जाएगा, खाली मोबाइल खरीदना पड़ेगा। एक समय वैसा तो नहीं आ जाएगा, लेकिन फोन आ गया, चलता नहीं। कौन? 5G फोन। हाँ, तो वो तो ये भी है, ये भी 5G ही है, अनलिमिटेड वाला है। तो कहने का मतलब है कि ये सब किसका परिणाम है? ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का परिणाम है। क्योंकि ये एक टेलीफोन समझा जाता था इतना बड़ा चीज कि जिस घर में टेलीफोन रहता था उस घर के सब रौब में रहते थे। आसपास के इलाका के लोग जी हुजूरी करते थे उस घर के लोगों का कि मेरा अगर फोन आ जाएगा तो जरा मैसेज बतला दीजिएगा। इसके लिए जी हुजूरी करते थे लोग। पूरा बड़ा बड़ा मोहल्ला में, गांव, 2 गांव में, 3 गांव में एक आदमी के पास टेलीफोन होता था। यह था प्री ग्लोबलाइजेशन। और पोस्ट ग्लोबलाइजेशन अब यह है कि एक रूम में आप हैं और बगल के रूम में कोई आपका मतलब परिवार के लोग हैं, तो फोन करके कहते हैं कि खाना वाना नहीं देना है क्या आज हमको। जिस समय एक मिनट, मैं भी अपने आप को पॉलिटिकल एनालिस्ट और पॉलिटिकल प्रेडिक्शन करने वाला मानता हूं। जिस समय ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन हुआ था तो उस समय मैंने एक भविष्यवाणी किया था, और भविष्यवाणी वो ये किया था कि एक समय आएगा जबकि गांव में किसान अपने मजदूर को, गांव में परंपरा थी कि लोग जाते थे मजदूर के घर में जाकर के बोलते थे चलो ना काम करने के लिए, तब वो आता था। हम भविष्यवाणी किए थे कि एक समय आएगा कि किसान फोन से मजदूर को कहेगा कि अभी तक काहे नहीं आया। और अभी वो स्थिति तो बहुत आसानी से आ चुकी है। अभी मजदूर को क्या, अभी तो उसका छोटा सा बच्चा जो कुछ नहीं कमाता है वो भी स्मार्टफोन लेकर के घूम रहा है। भिखारी वगैरह भी स्मार्टफोन और एक से एक आईफोन तक भी रखना शुरू कर दिया है। अब ये स्थिति आ चुकी है। तो ये सब ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का परिणाम है। यानी फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट
के ऊपर से बैरियर हटाने का ये रिजल्ट है। तो जब इंडियन इकोनॉमी जब कंट्रोल्ड थी, जब फॉरेन इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन था, जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन था, तो उस समय कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। कंज्यूमर को पुअर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स के लिए काफी हाई प्राइस देना पड़ता था। समझ रहे बात को? लेकिन 1991 से गवर्नमेंट ने यह महसूस किया कि अब इंडियन इंडस्ट्रीज को काफी अधिक मौका दिया जा चुका है। अब वक्त है कि इंडियन इंडस्ट्रीज जो है कंपीट करे वर्ल्ड के इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, और इंडिया के कंज्यूमर को बेनिफिट मिलना चाहिए वर्ल्ड के प्रोडक्ट्स के साथ भी। अगर ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन नहीं होता तो आप बतलाइए कि ये जो फेसबुक, ये व्हाट्सएप, ये यूट्यूब आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इंडिया का है क्या? ये आता कभी इंडिया में? कभी आता? ये अमेरिका का है सब। ये नहीं आप तक पहुंच पाता, आप समझ भी नहीं पाते कि क्या होता है ये सब चीज। जैसे हम लोग नहीं समझते थे स्टूडेंट लाइफ में कि क्या होता है ये सब चीज, क्या होता है इंटरनेट, ये तो कोई समझता ही नहीं था। क्या होता है डेटा? आज से कुछ वर्षों पहले तक मुकेश अंबानी जिस दिन अनाउंस कर रहे थे कि अब हर आदमी, उनका वादा था कि आउटगोइंग कॉल फ्री करेगा और हर आदमी डेटा का इस्तेमाल करेगा। डेटा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था, उनका अभी भी भाषण मुझे याद है, उन्होंने इस्तेमाल किया था डेटा शब्द का कि हाँ, इंडिया का हर आदमी अब मैं वादा करता हूं कि डेटा का इस्तेमाल करेगा, यानी इंटरनेट का इस्तेमाल करेगा। तो उस समय मुझे भी यह समझ में नहीं आया कि क्या डेटा इस्तेमाल करेगा, क्या डेटा होगा, यानी काहे के लिए इंटरनेट इस्तेमाल करेगा, ये सब नहीं आम आदमी कोई समझता था। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि इंटरनेट ही जीना, इंटरनेट ही मरना, इंटरनेट के बिना कुछ नहीं। तो ये सब ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का परिणाम है। ये सब ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का परिणाम है। अब आप समझ सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन ने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो है एक बड़ा अपॉर्चुनिटी लोगों के सामने पेश कर दिया है। एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी भी ग्लोबलाइजेशन ने प्रोड्यूस किया है। आज जिसके पास कैपेसिटी है वो अपना माल कहीं भी बेच सकता है, अपना गुड्स बेच सकता है, अपना सर्विसेज बेच सकता है। आज देखिए आप लोग को पढ़ा रहे हैं और ये मेरा जो वीडियो है ये दूसरे कंट्री में भी देखा जाता है, देता है उसमें दूसरे कंट्री में। अब 2 दिन पहले यूट्यूब ने एक नोटिस दिया है हमको कि आपका वीडियो का अब वर्ल्ड के डिफरेंट लैंग्वेजेज में ऑटो डब होगा, यानी ऑटोमेटिक उसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। यानी कहीं दिखाएगा जो है इंग्लिश में दिखाएगा, तो कहीं सूडान के जो लैंग्वेज होगा, अफ्रीका का स्वाहिली में दिखाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब दिखाना शुरू कर देगा दूसरे लैंग्वेज में, डच में दिखाएगा तो स्वाहिली में दिखाएगा, तो इसका मतलब है कि व्यू बढ़ेगा। यानी मेरा जो वीडियो है दूसरे देश में भी देखा जाएगा, मेरा सर्विस दूसरे कंट्री में भी लोग इस्तेमाल करेंगे। ऐसे अभी भी थोड़ा अपना पाकिस्तान जो है, सऊदी अरेबिया, नेपाल इत्यादि कंट्री में, कभी कभी अमेरिका, ये सब कंट्री में अभी भी मेरा वीडियो लोग देखते हैं, देता है जो यूट्यूब अपना डिटेल उसके माध्यम से पता चलता है। लेकिन ये जो यूट्यूब का स्टेप है, इसके बाद और ज्यादा लोग देखेंगे, अलग अलग कंट्री में देखेंगे, क्योंकि लोकल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट ऑटो डब करेगा। ये सब ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का परिणाम है। समझ रहे बात को? तो ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के कारण से अगर आपका प्रोडक्ट्स इंडिया में सस्ता बिक रहा है तो आप दूसरे देश में बेच दीजिए। मान लीजिए कि देखिए आपके पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ अभी इंडिया का तनाव चल रहा है, अभी व्यापार रिलेशन ठप है, तब न नहीं तो पाकिस्तान में जो टमाटर 600 रुपए किलो लोग लेते हैं, 300 रुपए किलो लोग आटा खरीदते हैं, 500 रुपए किलो
चीनी खरीदते हैं तो वो इंडिया से नहीं खरीद लेता सस्ता, समझो बात को। तो व्यापार पर रोक लगाए हुए जिसके चलते, नहीं तो अगर पाकिस्तान में टमाटर 600 रुपए किलो बिक रहा है तो खरीद लेगा इंडिया से 30 रुपए किलो, 20 रुपए किलो खरीद लेगा टमाटर। अब खरीद करके पाकिस्तान के मार्केट में भर देगा तो पाकिस्तान के लोगों को 20 रुपए का टमाटर 600 रुपए किलो नहीं खरीदना पड़ेगा, समझे बात को। तो ये ग्लोबलाइजेशन से और लिबरलाइजेशन से फायदा है। तो गुड्स को अब मान ले कि इंडिया को, अब जैसे किसी वर्ष आपने देखा कि एक प्रकार का इंसेक्ट होता है, लाही बोलता है, वो इंसेक्ट सरसों के फसल को नुकसान करता है। तो एक साल सरसों को नुकसान कर दिया इंडिया में, तो हो गया कि मस्टर्ड ऑयल तो बहुत महंगा हो जाएगा। इंडिया के लोग मस्टर्ड ऑयल में सब्जी वगैरह बनाते हैं, तो मस्टर्ड ऑयल महंगा हो जाए तो कैसे इंडिया के लोग महंगा तेल खाएंगे भाई। उसी साल हम स्टडी किए तो पता चला कि मलेशिया में बहुत ज्यादा मस्टर्ड का प्रोडक्शन हुआ है। तो ग्लोबलाइजेशन के चलते क्या होगा कि मस्टर्ड ऑयल भारत की सरकार खरीद लेगी मलेशिया से। मस्टर्ड ऑयल यानी करू तेल मलेशिया की सरकार से खरीद लेगी कम कीमत पर, मलेशिया के कंपनी से खरीद लेगी कम कीमत पर, और जो है वो इंडिया के मार्केट में कम कीमत पर लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। आपको जानकारी देना चाहते हैं कि जो आप लोग खाना में इस्तेमाल करते हैं रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल करते हैं ना जी, पूरी वगैरह छानने में, छोला भटूरा बनाने में रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल आप लोग करते हैं। ये रिफाइंड ऑयल ज्यादातर मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देशों से आता है। अगर ये वैसे देशों से नहीं आता तो इसका कीमत इतना ज्यादा होता कि हम आप खरीद नहीं पाते, लेकिन यहां कम होता है उसका प्रोडक्शन, तो मलेशिया और इंडोनेशिया इस सब कंट्री में बहुत ज्यादा होता है, तो वहां से कम कीमत पर आ जाता है। सोयाबीन वगैरह देखिए अमेरिका वगैरह से आ जाता है बहुत आसानी से, तो वहां पर बहुत उसका कम कीमत है क्योंकि वहां इसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। तो ये ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन से ये फायदा है कि एक देश का गुड्स और सर्विसेज दूसरे देश में आप बेच सकते हैं, दूसरे देश का गुड्स और सर्विसेज आप कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाई का ही वीडियो का बात है, यूट्यूब पर अगर इंडिया के कोई टीचर का अगर बात आपको पूरा कन्विंसिंग नहीं लगा तो आप अमेरिका में भी टीचर का वीडियो अपलोड होगा, उसका भी देख सकते हैं ना, उसका भी सर्विस आप कंज्यूम कर सकते हैं। वही सेम खर्च पर कोई खर्च नहीं है, इंटरनेट का खाली कॉस्ट लगता है। तो ये ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का जो है बेनिफिट है। तो रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट यानी स्टेट इंपोज्ड रिस्ट्रिक्शन को कहा जाता है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के अंतर्गत गवर्नमेंट ऐसे एरिया को, एक मिनट, आप सभी को मालूम है कि इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट का निर्माण बिल्कुल नहीं करता था। बच्चे में हम लोग पढ़े थे कि मीर कासिम ने मुंगेर में बंदूक का कारखाना स्टैब्लिश किया था। मीर कासिम नाम का एक शासक था मुंगेर का, बंगाल का, उसने जो बैटल ऑफ बक्सर लड़ाई किया था अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, वो मीर कासिम ने मुंगेर में बंदूक का कारखाना स्टैब्लिश किया था और वही बंदूक इंडिया में बिकती थी। मतलब बंदूक बनाने का कारखाना तक नहीं था, फॉरेन कंट्री से आता था, क्योंकि डिफेंस के सेक्टर को गवर्नमेंट ने प्राइवेट प्रोड्यूसर के लिए नहीं खोला था। समझे बात को, प्राइवेट प्रोड्यूसर गवर्नमेंट ने नहीं अलाउ किया था डिफेंस के सेक्टर में। डिफेंस के सेक्टर में कोई प्राइवेट प्रोड्यूसर नहीं प्रोडक्शन कर सकता था, इसलिए गवर्नमेंट अपने करती नहीं थी और दूसरा देश से सामान खरीदना पड़ता था। एक बंदूक तक आपको खरीदने के लिए दूसरे कंट्री से बंदूक मतलब जो इंपोर्टेड है वो खरीदना पड़ता था। हम लोग के घर में लाइसेंसी बंदूक है, इसीलिए ये बात जानते हैं कि उस समय खरीद रहे थे तो हम लोग को मालूम हुआ कि मतलब नहीं बनता है। बचपन का ही कहानी हम बता रहे हैं
ये प्री ग्लोबलाइजेशन की कहानी बतला रहे हैं। लेकिन जब 1991 में ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई गई तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने डिफेंस के सेक्टर को भी अलाउ कर दिया प्राइवेट प्रोड्यूसर के लिए। गौर कीजिए बात को। अब इसका परिणाम क्या हुआ, अब इंडिया बंदूक का कौन पूछता है, फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन कर रहा है, बड़ा बड़ा मिसाइल का, हाइपरसोनिक मिसाइल तो नहीं, सुपरसोनिक मिसाइल इंडिया में बन रहा है। ब्रह्मोस जो है सुपरसोनिक मिसाइल है, वो ब्रह्मोस जैसा मिसाइल अब इंडिया में बन रहा है। बंदूक और राइफल का कौन पूछता है। ये समूचा ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का रिजल्ट है, क्योंकि जिस इंडिया के पास अपना बढ़िया से राइफल बनाने का नहीं टेक्नोलॉजी था, वो इंडिया कैसे सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस का निर्माण करना शुरू कर दिया। तो रसा का कंपनी है, रशियन कंपनी है जो आकर के इंडिया में प्रोडक्शन कर रहा है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का, और इंडिया का उसमें पार्टनरशिप है। 50.5% इंडिया का है और 49.5% रसा का है। प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने अलाउ किया भारत में प्रोडक्शन करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टर को, तब नहीं यह संभव हो सका। ये आपको ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का रिजल्ट है। आज आप जो देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स तरह तरह का यूनिफॉर्म पहन करके स्कूल में आता है, आपको मालूम होना चाहिए कि प्री ग्लोबलाइजेशन टाइम में स्टूडेंट्स को बढ़िया से शर्ट और पैंट नहीं मिलता था पहनने के लिए, इतना गरीब सब था। और इस तरह का यूनिफॉर्म चकाचक का पहन करके कोई आएगा। प्री ग्लोबलाइजेशन टाइम में किसी को कपड़ा स्टूडेंट को इंडिया में नहीं मिलता था, जैसा तैसा सब पहन करके जाता था, घरेलू ड्रेस टाइप का पहन करके सब चला जाता था। तो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की पॉलिसी ने पूरी तरह से बदल दिया हमारे कंट्री को, पूरे वर्ल्ड को। अमेरिका में भी काफी फायदा हुआ है। आपको जानना चाहिए कि अमेरिका में फार्मा प्रोडक्ट्स, दवाई वगैरह सब इंडिया का कंपनी बना करके, टेक्नोलॉजी रहता है अमेरिका का। अमेरिका पहले कुछ दिन बेचता है, उसके बाद इंडिया की कंपनी उसी दवाई को बनाती है बहुत कम कीमत पर, और बना करके फिर अमेरिका वाला उसको खरीदता है इंडिया से। आपको कोरोना हुआ था तो याद होगा कि एक टैबलेट था क्लोरोक्विन और एक टैबलेट था एजिथ्रोमाइसिन। तो एक समय हल्ला हो गया, हालांकि एजिथ्रोमाइसिन तो सही में कोरोना का है, मतलब कोरोना का उसका है टैबलेट। तो एक समय क्लोरोक्विन कहा गया कि क्लोरोक्विन जो है वो कोरोना को ठीक कर सकता है, मलेरिया की दवा है क्लोरोक्विन। और हुआ पूरे दुनिया में ये न्यूज फैल गया कि क्लोरोक्विन से कोरोना ठीक हो सकता है। अब क्लोरोक्विन कौन बनाता है, तो मालूम हुआ कि सब क्लोरोक्विन इंडिया बनाता है। बाकी सब कंट्री जो है क्लोरोक्विन लगभग बहुत नाम मात्र का बनाता है, टोटल इंडिया में बनबे करता है। तो अमेरिका ने तुरंत दावा ठोक दिया इंडिया पर कि हमको क्लोरोक्विन सब दे दो। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है समझ कर, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया। क्लोरोक्विन और बुखार उतारने का दवा पैरासीटामोल, सब पूरा दुनिया में फैल गया ये समाचार कि पैरासीटामोल और क्लोरोक्विन से कोरोना कंट्रोल हो जाएगा। अमेरिका कहा कि हमको दे दो सब, जितना पैरासीटामोल है और क्लोरोक्विन है सब हमको दो। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि जब यही है तो इसको एक्सपोर्ट पर इसका रोक लगा दें। गवर्नमेंट ने पैरासीटामोल और क्लोरोक्विन के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दिया। यही डोनाल्ड ट्रंप उस समय थे अमेरिका के राष्ट्रपति। उन्होंने कहा कि हम इंडिया को बता देंगे, गुंडा नहीं बोलता कि तुमको हम बता देंगे, उसी तरह से कहा कि हम इंडिया को बता देंगे, हमको नहीं देगा दवाई, यही पैरासीटामोल और क्लोरोक्विन के लिए। लेकिन मोदी प्राइम मिनिस्टर थे तो जान ही रहे हैं कि मोदी तो मोदी हैं, इन्होंने बता देंगे माने भिड़ने का बात तो ये जानते ही नहीं, तो बिजनेस करना जानते हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ा जहाज भर करके जो उस समय ये क्या कहते हैं पैरासीटामोल और क्लोरोक्विन अमेरिका में भेजा,
वो भी पैसा से नहीं बल्कि मुफ्त में भेजा, कहा कि हम गिफ्ट देना चाहते हैं आपको इतना। ट्रंप का गुस्सा शांत हो गया। बाद में चल करके कोरोना के टाइम में जानते हैं कि लोगों में जो है बहुत तरह का र्यूमर था। एक समय हुआ एक इंजेक्शन कि वो इंजेक्शन था उससे ठीक हो जाता है कोरोना। वो इंजेक्शन अभी अमेरिका में मतलब ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा था, अभी नया नया वो इंजेक्शन था, उसका कीमत बहुत अधिक था, तो ट्रंप ने उसका बदला चुकाया, तो वो इंजेक्शन जो है जहाज भर करके इंडिया में भेजा था। तो कहने का मतलब है कि ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन से सभी देशों को जो है फायदा काफी तरह में हुआ है। ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की पॉलिसी इंडिया ने अपनाई 1991 से, और इसमें कुछ वर्ल्ड लेवल के ऑर्गेनाइजेशन ने भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिसके अंतर्गत IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, समझे IMF का क्या फुल फॉर्म मतलब है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और वर्ल्ड बैंक, और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, ये सब ऑर्गेनाइजेशन ने भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो पूरी तौर पर ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए ही है ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेन काम यही है, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन को प्रमोट करना, कि पूरे वर्ल्ड भर के लोग गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज कर सके। एक मिनट, आप लोग जानते हैं कि इंडिया का IT प्रोफेशनल एक्सपर्ट होता है ज्यादा। अमेरिका में इंडिया जैसा IT प्रोफेशनल नहीं होता है, तो अमेरिका लेता है इंडिया से, यानी सर्विस का फायदा होता है ना अमेरिका को। अमेरिका में IT प्रोफेशनल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है वो इंडिया से जाकर के नौकरी करते हैं, तो अमेरिका को सस्ता में सर्विस मिल जाता है, क्योंकि अमेरिका में कम भी तनख्वाह मिलता है इंडियन को, तो इंडियन के लिए बहुत हो जाता है, और अमेरिका के लोगों को सस्ता मिल गया। इंडिया के लोगों को अमेरिका कम भी तनख्वाह दिया तो इंडिया के लोग खुशी के मारे नाचता है कि हमको इतना पैसा मिल रहा है अमेरिका में। अमेरिका को फायदा मिल गया कि इंडिया का प्रोफेशनल का सर्विस मिल गया। तो गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। अब आप कहिएगा कि IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक क्या करती है इस मामले में? तो ये जो है कंट्रीज को ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की पॉलिसी फॉलो करने के लिए इकोनॉमिक असिस्टेंस यानी आर्थिक सहायता देने का काम करती है। अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अभी टोटल 166 मेंबर्स हैं। मेंबर्स मतलब 166 कंट्रीज, 166 देश वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, और पूरे वर्ल्ड ट्रेड का 98% से अधिक कंट्रोल करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स। समझे बात को? 98% ट्रेड जो दुनिया में होता है वो 166 कंट्रीज कर रहे हैं। ये 166 कंट्रीज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO के मेंबर्स हैं। ये जो डेटा आपको बतला रहे हैं ये डेटा है 30 अगस्त 2024 तक का। 30 अगस्त 2024 तक टोटल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 166 मेंबर्स हैं, और कई और देश वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनने के प्रयास में लगे हुए हैं। तो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट किया और प्रमोट करने का कार्य किया। तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या कहना है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि तमाम प्रकार का बैरियर, तमाम प्रकार का कस्टम ड्यूटी, ये सब समाप्त हो जाना चाहिए ट्रेड के ऊपर से और इन्वेस्टमेंट के ऊपर से। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि देयर शुड बी नो बैरियर्स, ट्रेड बिटवीन कंट्रीज शुड बी फ्री। तो कोई बैरियर नहीं होना चाहिए,
कस्टम ड्यूटी नहीं होना चाहिए, या होना भी चाहिए तो बहुत नाम मात्र का होना चाहिए। 2 या 2 से अधिक देशों में ट्रेड बिल्कुल फ्री होना चाहिए। तो ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड शुड लिबरलाइज देयर पॉलिसी। WTO का कहना है कि संसार के सभी देशों को अपनी पॉलिसी को लिबरलाइज करना चाहिए, यानी दूसरे देशों के लिए अपने मार्केट को ओपन करना चाहिए। दूसरे देशों के लिए अपने मार्केट को ओपन करने का ही रिजल्ट है कि आज तरह तरह का मोबाइल फोन आपके हाथ में है। आज आप जो देख रहे हैं वीवो और कौन रेडमी और कौन कौन मी आज जो बिक रहा है मार्केट में, आईफोन आ गया है, रियलमी है ना जी, रियलमी है, रेडमी है, वीवो है, ओप्पो आ गया, अब ये एप्पल भी आ गया है। तो कहने का मतलब है ये सब आपको कहां से आ गया है? ये सब का टेक्नोलॉजी इंडिया का नहीं है, ये सब दूसरे देशों के टेक्नोलॉजी हैं। इसमें रेडमी ये सब जो है, वीवो, ये सब चाइनीज टेक्नोलॉजी पर आधारित है। एप्पल जो है अमेरिका का है, हाँ सैमसंग जो है साउथ कोरिया का है। तो कहने का मतलब है कि ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की पॉलिसी के कारण आपको ये सब सोफिस्टिकेटेड और मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आपके तक आज आ चुका है, और काफी कम कीमत में आ गया है। उस कीमत में आ गया जिस कीमत को आप अफोर्ड कर सकते हैं, जिस कीमत में आप खरीद सकते हैं। जीवन में पहला मोबाइल फोन मैंने लिया था, एक ब्लैक एंड व्हाइट था, कीपैड वाला नोकिया, 8,500 रुपया में उस समय, जबकि कम हो गया दाम, तब 8,500 में था। और आजकल देखते हैं कि आजकल 8,500 में स्मार्टफोन आता है। तो ये इतना जो कीमत कम हो रहा है, ये सब ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का परिणाम है। प्रोड्यूसर में इतना टफ कंपटीशन है कि उसके चलते मार्केट में प्राइस फॉल कर रहा है और क्वालिटी बेटर हो रहा है। तो इस तरह से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि ट्रेड बिटवीन कंट्रीज शुड बी फ्री। विभिन्न देशों के बीच फ्री ट्रेड होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट भी फ्री होना चाहिए। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एम है कि टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करना, यानी वर्ल्ड ट्रेड से और इन्वेस्टमेंट से जो भी रिस्ट्रिक्शन है, स्टेट इंपोज रिस्ट्रिक्शन, उसको हटाना। तो WTO establishes rules regarding international trade and sees that these rules are obeyed। WTO जो है रूल बनाती है ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के लिए, और WTO ये देखती है कि ये रूल हर एक कंट्री पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस तरह से WTO इज सपोज टू अलाउ फ्री ट्रेड फॉर ऑल प्रैक्टिसेस। लेकिन यह देखा गया है कि WTO का काम है इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना, वर्ल्ड ट्रेड को प्रमोट करना। लेकिन देखा गया है कि WTO डेवलप्ड कंट्रीज के पक्ष में ज्यादा रहती है और डेवलपिंग कंट्रीज के पक्ष में जो है नहीं उतना रहती है। तो यह देखा गया है कि डेवलप्ड कंट्रीज को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कम प्रेशराइज करती है, डेवलपिंग कंट्री को ज्यादा प्रेशराइज करती है, ऐसा देखा जाता है। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपने फार्मर को काफी सब्सिडी देते हैं। नतीजा होता है कि डेवलप्ड कंट्रीज, अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्रीज के फार्मर जब अनाज का प्रोडक्शन करते हैं तो उनका अनाज का कीमत काफी कम हो जाता है, और डेवलपिंग कंट्रीज के गवर्नमेंट फार्मर को कम सब्सिडी देते हैं, जिससे डेवलपिंग कंट्रीज के किसानों का जब प्रोडक्शन होता है अनाज का, फल फूल इत्यादि का, तो उसका कीमत ज्यादा होता है। सब्सिडी समझते क्या होता है? सब्सिडी का मतलब होता है कि अमीर लोगों से टैक्स के रूप में पैसा लेकर के गवर्नमेंट गरीब लोगों को देती है। कैसे देती है?
तो जैसे आप मान लिया कि किसान है, चावल उत्पादन किए, तो आपका चावल जो है वो मार्केट में बिक रहा है, सपोज कीजिए 20 रुपए किलोग्राम, तो गवर्नमेंट ने उसमें 10 रुपया सब्सिडी डाल दिया। अब गवर्नमेंट आपसे 30 रुपए किलोग्राम खरीद ली। मार्केट में आपका बिक रहा था 20 रुपए किलोग्राम और गवर्नमेंट ने आपसे खरीद लिया 30 रुपए किलोग्राम। ये 10 रुपया कौन दे रहा है? गवर्नमेंट। यही 10 रुपया को सब्सिडी कहा जाता है। अब आइए, जो लोग चावल नहीं उत्पादन करते हैं, जैसे शहर के लोग, शहर के मीडियम क्लास के लोग हैं, वो चावल खरीदते हैं, तो वो चावल खरीदते हैं तो मार्केट में जाएंगे, उनको चावल मिलेगा 30 रुपए किलो। तो 30 रुपए किलो का चावल उनके लिए महंगा होगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि जो चावल खरीदा है किसानों से, वो चावल उनको 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो या 5 रुपए किलो बेचेगी। तो 30 रुपए किलो का चावल आपको अगर 5 रुपए किलो गवर्नमेंट बेच रही है, तो ये 25 रुपया कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रही है। इसी को कहा जाता है सब्सिडी। यानी अमीरों से पैसा लेती है, टैक्स लगाती है, इनकम टैक्स, एक्साइज टैक्स इत्यादि लगाती है अमीरों के ऊपर, और वो पैसा गरीबों को सब्सिडी के रूप में गवर्नमेंट देती है। राशन प्रणाली की दुकानों को आपने देखा होगा, राशन शॉप, राशन में आजकल तो इंडिया में फ्री मिल रहा है अनाज। लगता है कि जब से कोरोना आया है तब से फ्री मिल रहा है, अभी पता नहीं कब तक फ्री मिलेगा, अभी तो शायद अनंत काल तक मिलेगा फ्री राशन प्रणाली की दुकानों में। तो इससे क्या हो रहा है कि किसान को, ये जो गरीब लोग हैं जो खुद अनाज का उत्पादन नहीं करते हैं, वो फ्री में अनाज राशन की दुकानों से लेकर के और जो है अपना इस्तेमाल करते हैं। उनके पास नई कैपेसिटी था काफी तादाद में अनाज खरीदने का, लेकिन राशन में फ्री मिल रहा है, उससे वो बढ़िया से भरपेट खा रहे हैं। और इसी कारण से आप लोगों ने देखा होगा टेलीविजन या डिफरेंट यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे जो है अनपढ़ जो है लोगों को, लेडीज को बोलते हुए कि जो दे रहा है फ्री अनाज हमको खाने के लिए, हम उसी को वोट देंगे, हम कमल छाप में वोट देंगे। बहुत को आपने लेडीज को सुना हुआ, वो नहीं जानती है कि बीजेपी कौन है, वो नहीं जानती, वो खाली जानते हैं कि मोदी दे रहा है हमको फ्री अनाज और इसलिए उसको हम वोट दे देंगे। तो कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट के द्वारा ये जो दिया जा रहा है लोगों को हेल्प, इसी को सब्सिडी कहा जाता है। WTO का कहना है कि सरकार डेवलपिंग कंट्रीज को सब्सिडी कम करना चाहिए, नहीं देना चाहिए, सब्सिडी खत्म करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ सब्सिडी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अमेरिका है, अमेरिका की जीडीपी में मात्र 1% कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का, 1%। यानी अमेरिका अगर साल में 100 रुपया कमाता है तो उसमें मात्र 1 रुपया आता है एग्रीकल्चर से। और अमेरिका में जो है 0.5% लोग लगे हुए हैं एग्रीकल्चर में। अमेरिका के पॉपुलेशन में 99.5% लोग एग्रीकल्चर को छोड़ करके दूसरे काम में लगे हुए हैं। सिर्फ 0.5% लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, और वही 0.5% को अमेरिका की सरकार है काफी अधिक सब्सिडी देती है, काफी उसको फायदा देती है। नतीजा होता है कि काफी कम कीमत में उसका अनाज या अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स मार्केट में आ जाता है, बिकता है। अब बतलाइए कि डेवलपिंग कंट्रीज में सरकार कम सब्सिडी देती है किसानों को, तो डेवलपिंग कंट्रीज के किसानों का एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स महंगा हो जाएगा ना, अमेरिका वाला का सस्ता हो जाएगा। और इस तरह से डेवलपिंग कंट्रीज के किसान का प्रोडक्ट्स नहीं बिकेगा और डेवलप्ड कंट्रीज के किसानों का प्रोडक्ट बिकेगा, क्योंकि वो सस्ता रहेगा। WTO को इस पर रोक लगाना चाहिए। WTO को डेवलप्ड कंट्रीज, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि जैसे डेवलप्ड कंट्रीज की सरकारों के ऊपर दबाव डालना चाहिए कि आप सब्सिडी को कम कीजिए। लेकिन उल्टा ये करती है WTO कि डेवलपिंग कंट्रीज को कहती है कि आप सब्सिडी नहीं दीजिए। इसका मतलब है कि WTO वर्ल्ड ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के
कार्य तो करती है, लेकिन भेदभाव करती है, डेवलप्ड कंट्रीज का पक्ष लेती है, डेवलपिंग कंट्रीज का फेवर नहीं करती है। अब देखिए, इंडिया जैसे कंट्री में आपको जीडीपी का 26% लगभग आता है एग्रीकल्चर से, 26%। यानी साल में अगर इंडिया 100 रुपए कमाता है तो 26 रुपया उसमें आता है एग्रीकल्चर से। लेकिन लगा हुआ है कितना आदमी? इंडिया में 60% आदमी लगा हुआ है एग्रीकल्चर में, 60% से ज्यादा आदमी एग्रीकल्चर में लगा हुआ है। इसका मतलब है कि इंडिया में 60% से ज्यादा लोगों के वेलबींग के लिए, उनके हैप्पीनेस के लिए, उनके प्रोस्पेरिटी के लिए एग्रीकल्चर में जो लोग लगे हुए उसको सरकार को कुछ देना पड़ेगा, सब्सिडी वगैरह। अब सरकार दे रही है। अब आपको जानते हैं कि किसान सम्मान निधि मिलता है, साल में 6,000 रुपया हर एक किसान को भारत सरकार देती है, 6,000 रुपया। अब बिहार की नीतीश सरकार ने घोषणा किया है कि साल में 3,000 रुपया वो मिला देगी, तो हो गया किसानों को कितना? 9,000। हर एक आदमी को, हर एक किसान को, हर एक व्यक्ति को, एक परिवार में हर एक व्यक्ति को मिलेगा 6,000 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट से, 3,000 रुपया स्टेट गवर्नमेंट से, 9,000 रुपया हो जाएगा। दूसरा कि जो 6,000 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है साल में, अब उसको बढ़ा करके वो 9,000 करने जा रही है। अगर वो 9,000 कर देगी तो फिर हो जाएगा 12,000 रुपया एक किसान को, एक आदमी को 12,000 रुपया सरकार से ये मुफ्त मिलेगा। ये मुफ्त का जो पैसा मिलेगा इसको क्या कहता है? सब्सिडी। इसी को कहता है सब्सिडी। काहे के लिए दिया जाता है? ताकि किसान अपनी जरूरत को पूरा कर सके, खेती वगैरह का काम कर सके, उनका पूंजी का जो रिक्वायरमेंट है, कैपिटल की जो नेसेसिटी है, उसको वो मेंटेन कर सके। खैर, अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपैक्ट है इंडिया में, ये हम लोग पढ़ते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का सबसे पहला इंपैक्ट तो है कि कंज्यूमर्स को फायदा हुआ है। ग्लोबलाइजेशन से सबसे ज्यादा फायदा कंज्यूमर्स को हुआ है। कंज्यूमर की चांदी हो गई है। आपको बतला रहे थे कि जो स्कूटर लेने के लिए 15 बरस नंबर लगाया जाता था, आज एक से एक स्कूटर और मोटरसाइकिल मार्केट में उपलब्ध है। पैसा दीजिए तुरंत ले लीजिए। ये तो पहले होता था कि पैसा दीजिए ले लीजिए। अब क्या होता है? अब होता है कि बिना पैसा के ले लीजिए। आप लोग को शायद नहीं मालूम होगा क्योंकि नहीं खरीदने के लिए गए हैं। हम इधर गए थे 2-3 साल पहले खरीदने के लिए एक मोटरसाइकिल, तो पूछे कीमत, तो बता रहा है हमको क्या कि नगद दीजिएगा तो इतना हो जाएगा, अगर पैसा नहीं दीजिएगा तो आपको इतना। हमको पैसा नहीं देने पर भी मिल जाएगा क्या? तो कहा हाँ, कि पैसा नहीं देने पर आधार कार्ड है आपके पास। हम क्या, आधार कार्ड किसके पास में होता है? तो से आधार कार्ड खाली दिखा दीजिएगा, उतना में आपको मिल जाएगा मोटरसाइकिल। जो चाहिए वो मोटरसाइकिल मिल जाएगा आधार कार्ड दिखाने पर। पैसा कैसे लेगा? तो पैसा उसको फाइनेंस मिल जाएगा बैंक से। बैंक आपका पैसा महीने में या साल में इंस्टॉलमेंट के माध्यम से लेगा। अब ये स्थिति आ गई है। ये इससे फायदा कंज्यूमर को हुआ है ना? इससे कंज्यूमर को फायदा हुआ है ना? तो आप यही समझ सकते हैं। और प्री ग्लोबलाइजेशन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम अर्ली पीरियड में हर जगह स्कूल में, कोचिंग वगैरह में हर जगह पढ़ाते चलते थे। तो साइकिल से जाते थे, पूरा पटना कवर करते थे साइकिल से। तो हमको एक बार हुआ कि मोटरसाइकिल हो जाता तो बहुत अच्छा था कि हम दूर दूर कवर कर लेते ट्यूशन। मोटरसाइकिल के लिए इतना पैसा उसका कीमत था, 70-75 हजार रुपया उसी समय लगता था, तो उतना पैसा था नहीं मेरे पास। तो मेरा एक स्टूडेंट जिसको हम पढ़ाए थे और उसके फादर वगैरह ने मिलकर के एक बहुत बड़ा शोरूम खोल लिया। आप लोग जानते होंगे ये कंकड़बाग में है, चंदन ऑटोमोबाइल या चंदन हीरो इत्यादि नाम से जाना जाता है। कंकड़बाग मेन रोड पर चिड़ियाटाल पुल जहां समाप्त होता है वहां पर। तो हम सोचे कि तो मेरा चेला है, उसी के नाम पर यह शोरूम है,
तो जाते हैं हम रौब से बोलेंगे वहां जो भी रहेगा। तो वहां हम गए और बोले कि हमको अथी जो है इंस्टॉलमेंट में दे दो। ग्लोबलाइजेशन उस समय जस्ट एंड किया था। हम कहे इंस्टॉलमेंट में दे दो, कहा कि ऐसा नहीं फैसिलिटी है सर। हम कहे कि ये शोरूम जहां पर तुम बेच रहे हो ये किसके नाम पर है? चंदन के नाम पर। ये चंदन कौन है? मेरा चेला है। आज चंदन को हाजिर करो मेरे सामने, तुरंत पैर छुएगा। चंदन के फादर को भी हाजिर करो, वो भी तुरंत झुक करके सलाम करेंगे, मैं वो आदमी हूं। लेकिन कहा कि सर वो सब आपका बात सही है, हम तो जानते भी नहीं है कि कौन चंदन है। वो स्टाफ था, स्टाफ को क्या मालूम रहेगा। यानी हमको नहीं मिला, मोटरसाइकिल नहीं मिला इंस्टॉलमेंट में। और ग्लोबलाइजेशन का परिणाम है, मार्केट में इतना कंपटीशन है प्रोड्यूसर के बीच कि आज परिणाम है कि खाली आधार कार्ड दिखाइए, कोई आपको पैरवी की जरूरत नहीं कि चंदन के आप गुरु हैं। आज आप खाली आधार कार्ड दिखाइए, आपको दे देगा। ये है कट थ्रोट कंपटीशन एमंग प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर के बीच गलाकाट प्रतियोगिता का परिणाम है। तो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन से सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ है? कंज्यूमर्स को। कंज्यूमर्स के पास आज अलॉट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है कंजम्पशन के लिए। आप जो चाहिए वो इस्तेमाल कीजिए, जो आपको पसंद आता है वो इस्तेमाल कीजिए। दूसरी तरफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन का इंपैक्ट हुआ इंडिया के ऊपर कि इंप्रूव्ड क्वालिटी एट लोअर प्राइसेज। डिफरेंट गुड्स का और सर्विसेज का क्वालिटी इंप्रूव हुआ है। आपको बतलाना चाहते हैं कि जिस समय जस्ट ग्लोबलाइजेशन शुरुआत हुआ था इंडिया में, उस समय ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल इतना बड़ा होता था। मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट के यहां पढ़ाता था, एक इंडस्ट्रियलिस्ट साहब की बेटी को पढ़ाता था। तो उनका नौकर मोबाइल फोन को ऐसे लेकर के हाथ में से चलता था, पीछे पीछे। वो आते थे कभी कभी खाना खाने के लिए, तो हम पढ़ाते रहते थे उनकी बेटी को, तो देखते थे हाथ में से लिए हुए। हम सोचते थे बड़े लोगों की बड़ी बात पता नहीं क्या है। लेकिन एक दिन हमको नहीं रहा गया। एक दिन मैंने उस स्टूडेंट को पूछ डाला कि ये क्या है जो उनके पीछे लेकर के चलता है सब। तो वो बतलाई कि सर इसका नाम है सेल्यूलर फोन। हम कहे क्या होता है सेल्यूलर फोन? तो से इसमें बिना आप ये कोई तार उड़ के भी आप कहीं भी बात कर सकते हैं। हम कहे टेलीफोन कर सकते हैं? कहा हम कहे ऐसा कैसे संभव होगा, इसमें तार है नहीं, ये तो हाथ में चलता है। तो कहे कि हाँ ये आ गया है। और आज वो देखिए कितना बढ़िया से बढ़िया मोबाइल, वो तो ब्लैक एंड व्हाइट था, आज कितना बढ़िया बढ़िया स्मार्टफोन आज बहुत कम कीमत पर लोगों के पास, हर आदमी के पास अवेलेबल है। आज सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट के पास नहीं, हर आदमी के पास है। ये ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन का परिणाम है। ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का और क्या बेनिफिट है कि कंज्यूमर के पास अलॉट ऑफ चॉइसेज है। आपको जो है ओप्पो का मोबाइल नहीं पसंद है तो वीवो का लीजिए, वो नहीं पसंद है तो रेडमी का लीजिए, वो नहीं पसंद है तो सैमसंग का लीजिए, वो नहीं पसंद है तो रियलमी का लीजिए, वो नहीं पसंद है तो एप्पल का लीजिए। आपके पास कई चॉइसेज है। ये इतना चॉइसेज कहां से आ गया? ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के कारण इतना चॉइसेज आज लोगों के पास है। तो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन ने कंज्यूमर के सामने कई प्रकार का चॉइसेज प्रोवाइड कर दिया है। ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन से और इंडिया में क्या बेनिफिट हुआ है? लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इंप्रूव होता है? कंजम्पशन से इंप्रूव होता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है कंजम्पशन से। आप अगर मोबाइल फोन का इस्तेमाल कीजिएगा, स्कूटर का, कार का, आप सोफा का इस्तेमाल कीजिएगा, फैन का इस्तेमाल कीजिएगा, जो है एयर कंडीशन का इस्तेमाल कीजिएगा, एयर कूलर का इस्तेमाल कीजिएगा, तो अधिक से अधिक चीजों का इस्तेमाल कीजिएगा, तब न कहा जाएगा कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो गया है। तो ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आज लोगों का इंडिया में इंप्रूव हो गया है। पहले हम लोग बच्चे थे तो ढिबरी में पढ़ते थे, ढिबरी, लालटेन भी नहीं अवेलेबल था, लालटेन नहीं था, ढिबरी छोटा सा सीसी में किरासन तेल देकर के जला करके पढ़ता था सब स्टूडेंट लोग। और आज आप देख रहे हैं कि क्या नहीं उपलब्ध है, एयर कंडीशन उपलब्ध है। आज
जो है पढ़ने के लिए तरह तरह का लाइट अवेलेबल है। तो ये सब कुछ जो है संभव हो सका है कैसे, तो ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के चलते। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के चलते बेटर टेक्नोलॉजी आई, कई प्रोड्यूसर आए, कंपटीशन हुआ, प्राइसेज काफी कम हो गया, और प्राइसेज कम होने से साधारण आदमी भी उसका इस्तेमाल कर पा रहा है, साधारण आदमी भी कंज्यूम कर रहा है। इसके अतिरिक्त हायर इन्वेस्टमेंट ऑफ एमएनसीज इन इंडिया, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का यह परिणाम हुआ है कि एमएनसीज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट काफी तादाद में किया है। बड़े बड़े जो है उद्योग धंधे, आप अभी आपको एप्पल का हम बोल रहे थे प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है, ये इंडिया का नहीं है, एमएनसी है ना एमएनसी, ये अमेरिका से आकर के इंडिया में ये कर रहा है। आज गूगल, आपको गूगल का नाम जानते हैं, सब कोई जानता है। गूगल आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम के निकट बहुत बड़ा डेटा सेंटर बना रहा है। ये इंडिया के इतिहास में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है गूगल का। तो ये लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का ही ना परिणाम है। तो इस तरह से एमएनसीज भारत में आ रहे हैं, पूरे संसार भर से एमएनसीज। आज आप जो देख रहे हैं तरह तरह का मोटरसाइकिल, होंडा की कंपनी आ गई जापान से, आपको हार्ले डेविडसन का बाइक आ गया अमेरिका से, मर्सिडीज जापान से आ गई, मर्सिडीज का कार मिल रहा है, ये सुजुकी कंपनी जापान से आ गई। ये एमएनसी भारत में आकर के कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पूंजी निवेश कर रहा है, फैक्ट्री खोल रहा है और प्रोडक्शन करके बेटर क्वालिटी का सामान कम रेट पर बेच रहा है। इससे इंडिया के लोगों को फायदा हुआ, इंडिया में इन्वेस्टमेंट हुआ। और इन्वेस्टमेंट करने से क्या परिणाम हुआ है कि इन फैक्ट्रियों में काम कौन करता है? अरे एप्पल कंपनी आकर के मोबाइल प्रोड्यूस कर रही है, तो क्या अमेरिका का आदमी आकर के एप्पल में काम कर रहा है कि सब इंडिया का कर रहा है? तो इससे लोकल लोगों को रोजगार मिल रहा है ना, न्यू जॉब्स आर बीइंग क्रिएटेड। अगर मान लीजिए कि चीन की कंपनी आकर के रेडमी, रियलमी और तरह तरह का आकर के इंडिया में मोबाइल फोन का प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसमें आदमी काम कर रहा है इंडिया का, उसमें चाइना का सब काम नहीं कर रहा है। तो इस तरह से लोकल लोगों को जॉब्स मिल रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की पॉलिसी के चलते काफी लोगों को जॉब्स की प्राप्ति हो रही है। लोकल कंपनीज गेटिंग बेनिफिट्स, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का एक और इंपैक्ट इंडिया के ऊपर है कि लोकल कंपनी को बेनिफिट्स हो रहा है। आपको मालूम है हीरो कंपनी को आप जानते हैं, हीरो कंपनी क्या बनाती थी पहले? सिर्फ साइकिल का सिर्फ निर्माण करती थी। लेकिन ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की पॉलिसी के बाद, अपनाने के बाद क्या हुआ कि जापान की होंडा आ गई और हीरो के साथ उसने हाथ मिला लिया। क्यों हाथ मिला लिया? क्योंकि हीरो के पास हर जगह शोरूम था, इंडिया में हर जगह उसका स्टाफ था, और होंडा के पास टेक्नोलॉजी था, पैसा था। तो होंडा और हीरो दोनों ने हाथ मिला लिया और दोनों ने एक नया टाइप का मोटरसाइकिल प्रोडक्शन किया, उसका नाम हुआ हीरो होंडा। अब हीरो होंडा होने से, एक मिनट, इंडिया के लोगों को कम कीमत में हीरो होंडा जैसा कम तेल खाने वाला बढ़िया मोटरसाइकिल मिल गया। दूसरी तरफ हीरो को होंडा का जो है डेवलप्ड टेक्नोलॉजी मिल गया। समझ रहे बात को? हीरो को होंडा का डेवलप्ड टेक्नोलॉजी मिल गया, और इसी का परिणाम है कि आज हीरो अपना मोटरसाइकिल बना रही है ना। आज हीरो होंडा के साथ नहीं कोलैबोरेशन कर रही है, आज अपना प्रोडक्शन कर रही है, होंडा अपना प्रोडक्शन कर रहा है। इसका मतलब है कि लोकल कंपनीज को डेवलप्ड टेक्नोलॉजी मिला ना है। अगर ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन नहीं रहता तो होंडा कभी आती हीरो के साथ अलाइनमेंट करने के लिए, और हीरो आज मोटरसाइकिल का निर्माण इतना करते रहता? नहीं करता, वो साइकिलें बनाते रह जाता। तो इस तरह से लोकल कंपनी को डेवलप्ड टेक्नोलॉजी की प्राप्ति हो जाती है ग्लोबलाइजेशन के परिणाम स्वरूप। तो कोलैबोरेशन ऑफ कंपनीज विथ एमएनसीज,
तो लोकल कंपनीज को एमएनसीज के साथ कोलैबोरेशन का मौका मिल रहा है। अब जैसे देखिए, आप जानते हैं कि बहुत सारी कंपनीज है एमएनसीज। रिबॉक का नाम आपने सुना होगा। रिबॉक का एक ब्रांड नेम है पूरे दुनिया में। लोग जैसे ही सुनते हैं रिबॉक, वैसे ही रिबॉक का सामान खरीदने के लिए टूट पड़ते हैं। लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए, रिबॉक अपने खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है। रिबॉक जो है लोकल कंपनीज को ऑर्डर देती है, और लोकल कंपनी जिसका सामान नहीं बिक रहा है उसको रिबॉक का ऑर्डर मिल जाता है, तो वो भी खुश हो जाता है। वो काफी तादाद में सामान बना करके रिबॉक को टी शर्ट और जूता तो और तरह तरह का चीज बना करके रिबॉक को देता है। उसका क्वालिटी क्या होगा, उसका प्राइस क्या होगा, सब रिबॉक कंपनी निर्धारित करती है। और जब वो लोकल प्रोड्यूसर, इंडिया का लोकल प्रोड्यूसर जब उस जूता को, उस टी शर्ट को, शर्ट को बना करके दिया रिबॉक को, और उसके ऊपर रिबॉक जो अपना ब्रांड नेम का लोगो लगा दिया, उसका नाम अब हो गया रिबॉक, और वो जब मार्केट में गया तो उसका लूट हो गया। और जब तक वही प्रोडक्ट लोकल कंपनीज के नाम पर अगर बिकेगा तो कोई नहीं उसको खरीदेगा, सब कहेगा कि लोकल माल है। लेकिन रिबॉक का नाम होने से सब उसको खरीदना चाहेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के कारण लोकल कंपनीज को काफी फायदा हो रहा है, ऑर्डर मिल रहा है। लोकल कंपनीज को एमएनसीज के साथ कोलैबोरेशन का मौका मिल रहा है। इसके अतिरिक्त ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का एक और इंपैक्ट है कि कई इंडियन कंपनी जो है वो एमएनसीज बन गई, जो पहले सिर्फ इंडिया में थी, सिर्फ इंडिया में कारोबार करती थी। अब वो पूरे संसार भर में अपना माल बेच रही है। अब वो एमएनसीज बन गई। टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी, तो इसके अतिरिक्त इन्फोसिस, टाटा मोटर, एशियन पेंट, सुंदरम फास्टेनर्स, ये सब जो कंपनी है, ये सब कंपनी अब मल्टीनेशनल कंपनी बन गई है। भारतीय एयरटेल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जिसका प्रोडक्ट एयरटेल कहलाता है। उस कंपनी का नाम है भारतीय एयरटेल। तो भारतीय एयरटेल, आपको जानकारी है कि सिर्फ इंडिया में सर्विस नहीं देती है टेलीकॉम का, संसार के कई देशों में देती है। एक ही बार में 18 कंट्री का तो एक ही बार में खरीद लिया था टेलीकॉम को भारतीय एयरटेल ने। मैंने अनगिनत अफ्रीका के देशों में जो है और कई देशों में टेलीकॉम सर्विस देने का काम करती है भारतीय एयरटेल। यानी कई इंडियन कंपनीज ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के कारण एमएनसी बन गई, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस बन गई। इसके अतिरिक्त और बेनिफिट जो हुआ ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का, वो ये हुआ कि डेवलपमेंट ऑफ आईटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का भारत में डेवलपमेंट, इंटरनेट का, टेलीविजन, कंप्यूटर, ये सब क्षेत्रों में काफी डेवलपमेंट हुआ। जो आज ई बैंकिंग वगैरह का देख रहे हैं, सब ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का परिणाम है। इंटरनेट के माध्यम से आज डिजिटल करेंसी का प्रचलन है। आज कोई रुपया इस्तेमाल हाथ से नहीं करना चाहता है, सब गूगल पे तो फोन पे का इस्तेमाल करता है। और ये सब जो है ई बैंकिंग के माध्यम से संभव हो रहा है। और ये ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के परिणाम स्वरूप संभव हुआ है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन ने इंटरनेट को, टेलीफोन को, मोबाइल फोन को, इंटरनेट बैंकिंग को बढ़ावा दिया है। इसके अतिरिक्त कई नई सर्विसेज, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के चलते कई नई सर्विसेज आज लोगों के पास इस्तेमाल करने के लिए है, जैसे डाटा एंट्री, अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ये सब आज नई सर्विसेज इंडिया के लोगों के पास उपलब्ध है, और ये सब ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के कारण से संभव है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन से इतना जो फायदा आपको इतना देर से हम गिना रहे थे, तो ये भी आप जान लीजिए
कि जिस चीज में फायदा होता है उसमें कुछ ना कुछ नुकसान भी होता है। तो नुकसान यह हुआ है कि ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन, ई बैंकिंग, डिजिटल एक्सचेंज इत्यादि का परिणाम हुआ है कि छोटे जो प्रोड्यूसर थे वो सब जो है नष्ट हो गए हैं। बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन में यही हुआ है कि जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, उनके सामने छोटे प्रोड्यूसर नहीं टिक पा रहे हैं, नष्ट हो गए हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि इस बार के चुनाव में हम एक बिजनेस कम्युनिटी का आदमी था, लखीसराय में एक बिजनेस कम्युनिटी के आदमी से मैंने बात किया और उसको पूछा कि आप किसको वोट दे रहे हैं। तो वो कहा किसको वोट देंगे, हम लोग के वोट देने तो लायक कोई है ही नहीं है। हमने कहा है आप लोग तो सब दिन प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट देते हैं, बीजेपी के नाम पर वोट देते हैं, आपके पूर्वज भी बीजेपी को देते थे, ये बिजनेस कम्युनिटी हमेशा देता था। लेकिन क्या जवाब उसने दिया, कहा कि क्या हम बीजेपी को वोट देंगे और मोदी को वोट देंगे। इसने क्या किया कि ये ऑनलाइन कंपनी ला दिया है, ये अमेजॉन वगैरह सुन रहे हैं ना, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील इत्यादि जो कंपनी है उसके बारे में उसका इशारा था कि ये ऑनलाइन कंपनी के आने से हम लोग का व्यापार काफी डैमेज हो गया है। लोग हम लोग के दुकान तक नहीं आते हैं और सीधे घर से ही मोबाइल से ऑर्डर कर देते हैं फलाना चीज ले आओ, और नतीजा हुआ है कि उससे हम लोग छोटे व्यापारियों को नुकसान हुआ है। तो सवाल है कि जिससे फायदा है, ग्लोबलाइजेशन का परिणाम है। आज आपको जो ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है, आप एक बार मोबाइल में ऑर्डर करते हैं, तुरंत आपके घर में सामान हाजिर कर देता है और उसका पैसा भी नहीं लेता है। पिज्जा ऑर्डर कीजिए, पिज्जा पहुंचा देगा घर में। आप बिरयानी ऑर्डर कीजिए, बिरयानी आपके घर में पहुंचा देगा तुरंत में। आप कोई भी चीज ऑर्डर कीजिए, बल्कि कार ऑर्डर कीजिए तो कार भी पहुंचा करके रख देगा घर में। लेकिन उसका जो है खामियाजा ये हुआ है कि जो छोटे मोटे व्यापारी थे उनको उसका नुकसान हुआ है। तो इस तरह से कोई भी चीज का फायदा होता है तो उसका नुकसान भी होता है। देखिए यहाँ एक केस स्टडी दिया है कि रवि नाम का एक जो है इंटरप्रेन्योर था, वो कैपेसिटर बेचता था 1992 में। तमिलनाडु के होसूर में उसने खोला था कैपेसिटर का प्रोडक्शन और अच्छा उसका बिजनेस चलता था। 20 वर्कर उसके साथ काम करते थे। लेकिन WTO के रिजल्ट का परिणाम क्या हुआ कि आज उसका बिजनेस लगभग ठप पड़ गया है और अब मात्र 7 आदमी उसके प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं। तो इस तरह से जहां फायदा होता है वहां नुकसान भी होता है। तो MNCs with worldwide network look for the cheapest goods in order to maximize their profits. To get these large orders, Indian garment exporters try hard to cut their own costs. अब देखिए और इसका परिणाम क्या हुआ है ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन का, कि MNCs से compete करने के लिए लोकल प्रोड्यूसर ने क्या किया है, लोकल प्रोड्यूसर ने यह किया है कि वर्कर को जो तनख्वाह देता था पहले परमानेंट बेसिस पर, अब उसको टेम्पोररी बेसिस पर रखता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखता है, परमानेंट नौकरी पर नहीं रखा जाता वर्कर को। तो नुकसान किसको होता है, वर्कर को होता है। जिस वर्कर को पहले परमानेंट का तनख्वाह मिलता था, उसको पेड हॉलीडेज मिलता था, उसको इंश्योरेंस मिलता था, हेल्थ बेनिफिट मिलता था, पेंशन मिलता था, अब उसको रखा जाता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। अब उसको ये सब कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती है, डेली वेज वर्कर को रखा जाता है। नतीजा होता है कि वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। अब कहिएगा कि ऐसा क्यों करता है, तो जो लोकल कंपनी है उसको प्रॉफिट ही नहीं होगा अगर मजदूरों को कम देगा, अधिक पैसा देगा तो उसको बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि रॉ मटेरियल का कॉस्ट वो कम कर नहीं सकता है, मशीनों का जो कॉस्ट है वो कम कर नहीं सकता है। तो कॉस्ट कम कर सकता है कहां, तो वर्कर का वेजेज। अब लास्ट टॉपिक है कि ग्लोबलाइजेशन, तो इस प्रकार से हम लोगों ने स्टडी किया
कि ये फेयर नहीं है, सबके लिए फेयर नहीं है। ग्लोबलाइजेशन जो है बहुत सारे लोगों को, जो स्किलफुल लोग हैं, जो डेवलप्ड लोग हैं, उसको हेल्प कर रहा है, लेकिन जो कमजोर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उसके लिए ग्लोबलाइजेशन जो है उतना प्रॉपर नहीं है। यानी ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत जो आदमी इंटेलिजेंट है, जो स्किलफुल है, जो डेवलप्ड है, उसकी तो चांदी है, लेकिन जो आदमी उतना स्किलफुल नहीं है, जो उतना डेवलप्ड नहीं है, तो उसको नुकसान होता है ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत। तो इस तरह से हम लोग को पढ़ना है कि हाउ कैन ग्लोबलाइजेशन बी मेड फेयर, ग्लोबलाइजेशन को फेयर कैसे, उचित कैसे बनाया जाए, जो सबों के लिए बराबर प्रॉफिटेबल हो। यानी एवरीवन को इक्वल बेनिफिट कैसे मिल सकता है। तो पीपल विथ एजुकेशन एंड स्किल एंड वेल्थ हैव मेड द बेस्ट यूज ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ग्लोबलाइजेशन के चलते सफर कर रहे हैं। अभी आपको छोटे व्यापारियों के बारे में बतलाए तो उन लोग को घाटा हो रहा है, मजदूरों के बारे में बतलाए उन लोगों को घाटा हो रहा है। तो क्या किया जा सकता है जिससे कि ग्लोबलाइजेशन को फेयर बनाया जाए। तो सबसे पहला है कि रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को इसके लिए इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। जो सेक्शन समाज का सफरर है, देखिए टेक्नोलॉजी का फायदा देने से लोगों को रोका नहीं जा सकता है। ऑनलाइन शॉपिंग अगर आ गया है तो आप कहेगा कि ऑनलाइन शॉपिंग रोक दीजिए तो छोटा छोटा व्यापारी को फायदा हो जाएगा। तो क्या यह संभव है? अरे नदी के पानी को बांध बना करके सदा के लिए रोक देना संभव है? तो इस तरह से टेक्नोलॉजी का अगर इंप्रूवमेंट हो रहा है तो उसको रोकना संभव नहीं है। तो क्या किया जा सकता है? तो गवर्नमेंट को यह देखना चाहिए कि जो सफरर है, जो पुअर सेक्शन है, उसके बेनिफिट के लिए स्टेप लेना चाहिए, नेसेसरी स्टेप। लेबर लॉ को स्ट्रिक्टली लागू करना चाहिए ताकि लेबर को प्रॉपर बेनिफिट्स हो सके, उसको सैलरी मिल सके, उसको इंश्योरेंस का फैसिलिटी मिल सके, उसको हेल्थ बेनिफिट्स मिल सके। यह देखना चाहिए गवर्नमेंट को। यानी लेबर लॉ शुड बी प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड। इसके अतिरिक्त ग्लोबलाइजेशन को फेयर बनाने के लिए यह आवश्यक है कि वर्कर्स गेट देयर राइट्स। यानी वर्कर का जो राइट्स है, मजदूरों का जो अधिकार है, वो अधिकार उनको मिलना चाहिए। मजदूरों का एक्सप्लॉयटेशन रोकने की जिम्मेवारी सरकार के ऊपर है। मजदूरों को उनके अधिकार, उचित अधिकार देने चाहिए। तो जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को। और इसके लिए हाल ही में चला था एक मुद्रा योजना। इसके अतिरिक्त आपको महिला रोजगार योजना का नाम आप लोगों ने सुना होगा। महिला रोजगार योजना का मतलब क्या हुआ कि हर एक लेडी को पहले 10,000 रुपया मिलेगा और कोई भी अपना काम, बकरी पालने का काम, मुर्गी पालने का काम, पकौड़ी छानने का काम, चाय बनाने का काम, कुछ भी कर सकती है। और वो काम अगर आपने कुछ कर लिया तो फिर 2 लाख रुपया मिलेगा। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है जो स्मॉल प्रोड्यूसर है, जो पुअर सेक्शन है, जो सफरर है, उसको फायदा दिलाना। जो ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन से जिन लोगों को घाटा है उन लोगों को फायदा दिलाना महिला रोजगार योजना का मकसद है। मुद्रा योजना चला था, तब मुद्रा योजना का भी मकसद यही था कि जो ठेला पर सामान बेच रहे हैं, जो फुटपाथ पर सामान बेच रहे हैं, उनको लोन देना ताकि उनका जो है बिजनेस फ्लोरिश कर सके। इसके अतिरिक्त गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? ट्रेड बैरियर का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी जिस चीज के इंपोर्ट से लोगों का, ट्रेडर का नुकसान हो रहा है, उसके ऊपर टैक्स लगाना चाहिए, कस्टम ड्यूटी लगाना चाहिए। और इस समय आप लोगों ने सुना होगा कि इंडिया और अमेरिका के गवर्नमेंट में एक प्रकार का ट्रेड वार चल रहा है। ये ट्रेड वार इसी के चलते है। अमेरिका कहती है कि हमारा सामान तुम खरीद लो, और इंडिया कहता है कि जो सामान हम खुद बनाते हैं, जैसे दूध कहता है खरीदने के लिए, अमेरिका कहता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए, तो इंडिया कहता है कि तो हम अपने उत्पादन करते हैं। तो अगर आपसे खरीद लेंगे तो आप तो किसान को बहुत ज्यादा सब्सिडी देते हैं, आपका सामान बहुत सस्ता है, दूध आ जाएगा इंडिया में, आपका दूध सस्ता होगा, आपका अनाज सस्ता होगा, मकई वगैरह बहुत ज्यादा सस्ता वहां बिकता है, गेहूं सस्ता बिकता है, वो आ जाएगा इंडिया में। तो इंडिया का किसान तो मारा जाएगा। इंडिया में जो दूध
का व्यापार करता है, जो लोग गाय भैंस वगैरह पालते हैं वो तो जो है भुखमरी के शिकार होंगे। तो हम कैसे आपको ले सकते हैं? इसी के ऊपर अभी लड़ाई चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर। तो इस तरह से ट्रेड बैरियर का इस्तेमाल कर करके सरकार को चाहिए कि ऐसे प्रोडक्ट के इंपोर्ट को जो है रिस्ट्रिक्ट किया जाए, जिससे आम लोगों को, जिससे पुअर लोगों को, सफरर लोगों को नुकसान हो रहा है। इसके अतिरिक्त WTO की पॉलिसी जो है डेवलप्ड कंट्रीज का फेवर करती है, डेवलपिंग कंट्रीज के विरोध में काम करती है। तो डेवलपिंग कंट्रीज के गवर्नमेंट को चाहिए कि आपस में यूनिटी बना करके एक साथ मिल करके WTO में फाइट करना चाहिए और WTO को प्रेशराइज करना चाहिए कि आप डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर भी उतना प्रेशर बनाइए जितना आप डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। इसके अतिरिक्त इसमें आम लोगों का भी रोल इंपॉर्टेंट है। लोगों को भी कैंपेन करना चाहिए। जो ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के चलते जिन लोगों को नुकसान हो रहा है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को, वर्कर्स को जो नुकसान हो रहा है, इस